अरे डॉक्टर साहब, एक बोतल ग्लूकोज चढ़ा दो ना। व्हेन आई वाज डूइंग जनरल प्रैक्टिस, मैंने कई बार ये नोटिस किया कि पेशेंट्स खुद डिमांड करते थे कि बोतल चढ़ा दो, ग्लूकोज, सलाइन, कुछ तो एक आईवी फ्लूइड लगा दो, और उसी से वो सेटिस्फैक्ट्री फील करते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद पेशेंट्स की जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ कुछ ड्रिप लगा दिया, आईवी फ्लूइड लगा दिया। आपने देखा होगा बिजी हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स रिकवर होने के बाद वो खुद अपनी बोतल हाथ में लेके ऐसे यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो क्या होती है ये बोतल, या ग्लूकोज की बोतल, सलाइन की बोतल, ये आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या वैरायटीज होती है, क्या रियली पेशेंट को रिक्वायर्ड होते हैं, और कौन सी कंडीशंस में कौन से आईवी फ्लूइड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये इस वीडियो का टॉपिक है। Addition of normal saline, dextrose normal saline DNS and Ringer's lactate to the plasma, मतलब इनको प्लाज्मा में ऐड करना और उसका इफेक्ट ऑन द टोनिसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा, ऑफ द प्लाज्मा, यानी ये जब आप दोगे आईवी फ्लूइड्स तो उनका प्लाज्मा वॉल्यूम और टोनिसिटी, इसके ऊपर क्या असर होगा, ये देखना इस वीडियो का आज का पर्पस है, क्लिनिकल एंड फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो बहुत तरह के क्लिनिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें उस कंडीशन के साथ साथ, मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जीआई कंडीशन है तो डायरिया, वॉमिटिंग हो रहा है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया, इम्बैलेंस हो गया, या बर्न्स है, हाइपोवॉलेमिया। तो आप वो जो प्राइमरी कंडीशन है उसे तो ट्रीट करना ही चाहोगे, करोगे ही, स्टार्ट करोगे। जैसे बर्न्स है तो आप बर्न्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, लेकिन उसके साथ साथ फ्लूइड लॉस जो हुआ है उसे रिप्लेस करने के बारे में भी सोचोगे। खास करके जब कंडीशंस बहुत सीवियर है, प्रोलॉन्ग्ड है, तो आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो होता है, या तो आप ओरली दे सकते हो, ORS होता है, लेकिन कई बार होता है कि पेशेंट जैसे नॉशिया, वॉमिटिंग है तो ओरली कुछ ले ही नहीं सकता, इसलिए आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना पड़ता है। अब देखते हैं पहले कि कौन कौन से टाइप्स है आईवी फ्लूइड्स के, और फिर देखेंगे किस कंडीशन में कौन सा प्रिफर्ड है। बेसिकली दो टाइप के हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। एंड टोनिसिटी वाइज वो आइसोटोनिक हो सकते हैं, हाइपोटोनिक हो सकते हैं, या हाइपरटोनिक हो सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। क्रिस्टलॉइड्स यानी स्मॉल मोलेक्यूल्स, तो इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स एंड देयरफॉर रीडीली अवेलेबल टू द सेल्स। यानी जब आप ये दोगे इंट्रावीनस तो वैस्कुलर वॉल्यूम भी बढ़ेगा, साथ साथ वो सेल्स में एंटर करके सेल्स के लिए भी अवेलेबल होगा, सेल्स का वॉल्यूम या ICF वॉल्यूम भी कुछ हद तक वो बढ़ाएगा। तो ऐसा होगा क्रिस्टलॉइड। एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड की स्पेस भी, मतलब वो वॉल्यूम भी थोड़ा ये बढ़ाएगा। तो और ये हो सकता है आइसोटोनिक हो, हाइपोटोनिक हो, या हाइपरटोनिक हो, लेकिन क्रिस्टलॉइड मेड अप ऑफ स्मॉल मोलेक्यूल्स। और दूसरे होते हैं कोलॉइड्स यानी दे कंटेन लार्ज मोलेक्यूल्स दैट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स इजीली। यानी अगर आपने उसको एक बार आईवी में दे दिया इंट्रावीनस, तो वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहेगा, सेल्स के अंदर एंटर नहीं करेगा। अच्छा, इसका फायदा क्या? तो इसका फायदा ये होगा कि ये रहेगा ब्लड वेसल के अंदर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर खींच के ब्लड वेसल के अंदर लाएगा। खुद रहेगा ही, खुद कहीं नहीं जाएगा ब्लड वेसल छोड़ के। ऊपर के जो हमने बताए नॉर्मल सलाइन वगैरह इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन, तो ये ब्लड वेसल में देने के बाद भी इंटरस्टिशियम में जा सकते हैं, सेल के अंदर जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहेगा, और प्लस वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वाटर खींच के ब्लड वेसल में लाएगा, तो इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, अल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रान, ये है वो कोलॉइड सॉल्यूशंस। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें
तो नॉर्मल सलाइन, रिंगर्स लैक्टेट या लैक्टेटेड रिंगर्स सॉल्यूशन भी कहते हैं उसको, एंड D5W डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, तो D5W। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जिनकी ऑस्मोलैलिटी लेस देन 250 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर। तो कुछ कंडीशंस में हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी देना पड़ता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस यानी ऑस्मोलैलिटी मोर देन 375। देखिए नॉर्मली प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी 290 के रेंज में है, तो लेस देन 250 अगर हम दे रहे ऑस्मोलैलिटी वाला फ्लूइड तो वो हाइपोटोनिक होगा, और मोर देन 375 का अगर है फ्लूइड तो वो होगा हाइपरटोनिक। ओके, मेनी फॉर्मुलेशंस आर अवेलेबल फॉर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉमन नाम जो है मैं अभी हमने देखे अभी, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन DNS, उसके बाद D5W यानी सिर्फ डेक्सट्रोज इन वाटर, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन एंड हाफ नॉर्मल सलाइन। हाँ, 0.9% सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज नॉर्मल सलाइन। हाफ नॉर्मल सलाइन मतलब 0.45%, 0.9% का हाफ इज 0.45%, वो हो गया हाफ नॉर्मल सलाइन। और 3% या 5% सलाइन हो गया, वो हो गया हाइपरटोनिक सलाइन। तो ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा रिंगर्स लैक्टेट के बारे में भी जाने। पहले उसको सिर्फ रिंगर्स सॉल्यूशन कहा जाता था, फिर 1930s में उसको मॉडिफाई किया बाय एलेक्सिस हार्टमन, तो फिर उसको कहने लगे रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन या लैक्टेटेड रिंगर्स सॉल्यूशन या हार्टमन सॉल्यूशन भी उसको कहते हैं। लैक्टेट वाज एडेड टू मिटिगेट द चेंजेस इन द pH। कई बार ऐसा होता है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ साथ आप pH डिस्टर्बेंस भी एक्सपेक्ट करते हो। ओके, अगर सोडियम और पोटेशियम डिस्टर्ब होने वाले तो H+ भी डिस्टर्ब होगा, pH डिस्टर्ब होगा, तो तब आप ये रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन प्रिफर करते हो। जब आपको pH एबनॉर्मलिटी सस्पेक्ट करते हो आप, तब रिंगर्स लैक्टेट आप प्रिफर करोगे। क्यों? क्योंकि pH में जो चेंजेस होने वाले उससे ये अच्छे से डील करेगा एज अ बफर, बाय एक्टिंग एज अ बफर फॉर एसिड, so it became to be known as Ringer's lactate solution when lactate was added later. So two questions that need to be answered. यहां तक हमने देखा कि कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या कंडीशंस है और किस में कौन सा सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। Two questions need to be answered. पहला, what is the basis for selecting a particular IV fluid? क्या बेसिस है कि आप ये सिलेक्ट कर रहे हो? और दूसरा, ये देने के बाद, कोई भी फ्लूइड देने के बाद उसकी प्लाज्मा की टोनिसिटी, वॉल्यूम या ओवरऑल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होने वाले हैं ये फ्लूइड देने के बाद। ये दो क्वेश्चंस आपको उस वक्त आंसर करने पड़ते हैं। फ्लूइड देने के पहले आपको ये दो क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं। ओके, देखते हैं कि क्या आंसर्स होते हैं इसके। द टाइप ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स नीड। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट्स की नीड क्या क्या हो सकती है। अगर पेशेंट की नीड है एक्सपांशन ऑफ द वैस्कुलर वॉल्यूम ओनली इंक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम, वही रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी या ओनली नीड वही है। बात को समझो, हम बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स की। बॉडी फ्लूइड्स में ICF होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और ECF होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। और आपको ये पता है कि जब भी फ्लूइड लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी तो वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड लॉस होता है प्राइमरीली, और आप एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हो। ICF में जो चेंजेस है वो सेकेंडरी चेंजेस होते हैं, वो बराबर है, लेकिन आप पहले दे रहे हो ECF में, प्लाज्मा में दे रहे हो ना। अच्छा, ECF जो है उसके दो पार्ट्स है, प्लाज्मा वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो आपको यह तय करना है
कि क्या आपको सिर्फ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांड करना है या आपको प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों वॉल्यूम्स इंक्रीज करने हैं। उसके ऊपर आप ये आईवी फ्लूइड डिसाइड करोगे। देखो कैसे, अगर सिर्फ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांड करना है, इन सच अ कंडीशन द आईवी सॉल्यूशन दैट एडमिनिस्टर्ड contain the substances that do not cross the capillary wall. कोलॉइड्स तो अल्बुमिन हुआ, डेक्स्ट्रान हुआ, 5% प्रोटीन। और हम ये देख चुके हैं कि क्या करते हैं ये, एक तो ये सेल्स में एंटर कर ही नहीं सकते, ये ब्लड वेसल को एस्केप कर ही नहीं सकते, वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहते हैं, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वाटर खींचते हैं बाय ऑस्मोसिस और वो उसको खींच के लाते हैं इनटू दी ब्लड वेसल्स। तो ऐसे वो ब्लड वेसल में इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपांड करते हैं। तो ये कब प्रिफर करोगे आप? देखो, फॉर एग्जांपल ओलिग्यूरिया, फॉर एग्जांपल इडीमेटस कंडीशंस। आप सोचो कि इडीमेटस कंडीशन है और उसमें आपको आईवी फ्लूइड देना है। अगर आपने आईवी फ्लूइड दिया और वो क्रिस्टलॉइड है तो वो आपने दिया ब्लड वेसल में, लेकिन वो लीक होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जा रहा है। व्हाट इज इडीमा? एक्सपांशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। उस पे आप दे रहे हो फ्लूइड, क्रिस्टलॉइड दिया तो कह रहा हूं, तो वो भी चला जाएगा और इडीमा बढ़ जाएगा पेशेंट का। आपको देना है कोलॉइड। ये ब्लड वेसल में दिया, वेसल में ही रहेगा। नॉट ओनली दैट, लेकिन वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर और खींच के ही लाएगा वेसल के अंदर, तो इडिमा का वॉल्यूम तो कम ही होगा ना। सो आप प्रिफर करोगे कोलॉइड सॉल्यूशन, तो उसमें आप ये डेक्स्ट्रान, अल्ब्यूमिन। देन एक्सपांशन ऑफ द ईसीएफ वॉल्यूम, यानी अब आपको प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों का वॉल्यूम बढ़ाना है। तो आइसोटोनिक सलाइन, नॉर्मल सलाइन इज एडमिनिस्टर्ड, 0.9% सोडियम क्लोराइड और रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन प्रिफर्ड है। क्रिस्टलॉइड्स है और ये दोनों का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्लाज्मा का भी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। नॉर्मल सलाइन हमने देखा अब तक कब दे सकते हैं, और क्रिस्टलॉइड कोलॉइड सॉल्यूशन वो भी देख लिया। अब देखते हैं इफ द पेशेंट्स बॉडी फ्लूइड्स हैव बिकम हाइपरटोनिक। हाँ, हो सकता है। सोचो कंडीशंस लाइक डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिथियम सॉल्ट्स। आपको पता है लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर्स या कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का कंपोनेंट है, तो लिथियम टॉक्सिसिटी में भी ये हो सकता है। पेशेंट्स बॉडी फ्लूइड्स हैव बिकम हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि देखो, ये है सोडियम, ये है वाटर इन द प्लाज्मा। सिर्फ वाटर अगर लॉस हो गया यूरिन में, तो अब प्लाज्मा में ज्यादा सोडियम और कम वाटर, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी ना। बॉडी फ्लूइड्स हैव बिकम हाइपरटोनिक। तो अब क्या दोगे? फ्लूइड देना है आपको, कौन सा दोगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस विल बी प्रेफर्ड। लॉजिकल है, प्लाज्मा अगर हाइपरटोनिक बना है, आप दोगे हाइपोटोनिक फ्लूइड। अब देखो हाइपोटोनिक फ्लूइड का बेनिफिट क्या होने वाला है। हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड, जैसे कि 0.45% NaCl हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, या 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, D5W। इसमें डेक्सट्रोज का थोड़ा बता दूं आपको कि D5W इज इक्विवेलेंट टू डिस्टिल्ड वाटर, एंड डिस्टिल्ड वाटर या D5W मतलब हाइपोटोनिक ही हुआ ना, उसमें सोडियम क्लोराइड नहीं है, वाटर ही वाटर है, तो ये हो गया हाइपोटोनिक फ्लूइड। डेक्सट्रोज क्यों डालते हो आप? तो डेक्सट्रोज विल बी मेटाबोलाइज्ड टू CO2 एंड वाटर। तो खैर सवाल ये कि 0.45 सोडियम क्लोराइड, 0.45%, या फिर डेक्सट्रोज इन वाटर। Administration of these fluids will increase the volume of ECF as well as ICF. सीधी बात है, अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया, हाइपोटोनिक मतलब लेस सोडियम मोर वाटर, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक फ्लूइड अगर प्लाज्मा में दिया तो ऑब्वियसली वाटर विल बी पुल्ड इनटू द सेल्स। हाइपोटोनिक है ना, तो यहां का वाटर सेल्स के अंदर चला जाएगा
और इस वजह से ECF और ICF दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज डिजायरेबल इन दीज कंडीशंस. ओके, इफ बॉडी फ्लूइड्स हैव बिकम हाइपोटोनिक, यस ये भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म, अल्डोस्टेरॉन लैक, हाइपोएड्रेनोकॉर्टिकलिज्म. आपको पता है अल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, नॉर्मली सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करता है. अगर अल्डोस्टेरॉन कम हुआ तो क्या होगा, सोडियम एंड वाटर विल बी लॉस्ट इनटू द यूरिन. सोडियम लॉस्ट, वाटर लॉस्ट, बट सोडियम लॉस इज मच मच मोर कंपेयर टू वाटर लॉस. और जब ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सोडियम चला गया फ्रॉम द प्लाज्मा, तो द बॉडी फ्लूइड्स विल बी हाइपोटोनिक. बॉडी में फ्लूइड में अब सोडियम कम और वाटर ज्यादा, ऐसी सिचुएशन है. तो इसमें आप क्या दोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. लॉजिकल, 3% और 5% सोडियम क्लोराइड. लेकिन इसमें एक ही कैच है. वो कैच क्या है कि जब आप ये देते हो तो दे एक्सपांड द ECF वॉल्यूम, ऑब्वियसली क्योंकि आपने ECF में दिया, लेकिन इट विल डिक्रीज द ICF वॉल्यूम. क्योंकि आपने हाइपरटोनिक सलाइन दिया प्लाज्मा में, तो वो सेल्स में से वाटर को खींच के बाहर लाएगा इनटू द प्लाज्मा, है ना. और ICF वॉल्यूम कम होगा और सेल श्रिंक भी हो सकती है. तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुली देना पड़ता है. ओके, NS वर्सेस DNS. आप नॉर्मल सलाइन कब दोगे और DNS कब दोगे, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन. तो DNS इज प्रिफर्ड जब आप एक सस्पेक्ट करते हो कार्बोहाइड्रेट डिप्लीशन हुआ है या हाइपोग्लाइसेमिया है साथ साथ, तो आप दोगे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन. डेक्सट्रोज है क्या, डेक्सट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, डेक्सट्रोज. तो ग्लूकोज दे रहे हो आप हाइपोग्लाइसेमिया सस्पेक्ट करके. जबकि सिर्फ नॉर्मल सलाइन कब दोगे, नो डेक्सट्रोज, ओनली नॉर्मल सलाइन, तो डायबिटिक्स में. सीधी बात है, ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिया है तो आप ग्लूकोज नहीं देना चाहोगे. ओके, अब देखते हैं फाइनली लैक्टेटेड रिंगर्स सॉल्यूशन. उसका कॉम्पोजिशन क्या है और कब प्रिफर्ड है. सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट है. लैक्टेट का मतलब उसका क्या एडवांटेज है. लैक्टेट इज अ बायो एनर्जेटिक फ्यूल दैट द ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड टू मेटाबोलाइज अंडर इस्चेमिक कंडीशंस. अगर इस्चेमिक कंडीशंस आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो लैक्टेट विल बी अ प्रिफर्ड चॉइस, क्योंकि लैक्टेट कैन बी मेटाबोलाइज्ड अंडर इस्चेमिक कंडीशंस. आपने हार्ट में पढ़ा होगा. तो इट विल डिक्रीज द सेल्यूलर डेथ फ्रॉम इस्चेमिया. उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट एंड वाटर. एक बार बाय हार्ट कर लो फिर से, सोडियम क्लोराइड भी है, पोटेशियम क्लोराइड भी है, और फिर साथ साथ लैक्टेट, सोडियम लैक्टेट. उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट एंड वाटर. तो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर इट इज मोर सिमिलर टू प्लाज्मा. NS या DNS के कंपैरिजन में ये प्लाज्मा का के बहुत नजदीकी है इसका कॉम्पोजिशन. राइट, इट इज आइसोटोनिक. रिंगर्स लैक्टेट इज आइसोटोनिक. इट्स अ क्रिस्टलॉइड फ्लूइड. ऑस्मोलैलिटी 273 है, जो कि क्लोज टू प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी 290 के काफी आसपास है, एंड pH इज 6.5. और एक थियरी जस्ट ऐड कर दूं इसमें, लैक्टेट इज ए कॉम्पेंसेटरी बेस ऑफ द लैक्टिक एसिड. ओके, इट एक्ट्स एज अ बफर सिस्टम as it takes up the H plus forming lactic acid, plus it can be metabolized into pyruvate. तो लैक्टेट से फिर से पायरुवेट बन सकता है और वो पायरुवेट फिर से एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी लाया जा सकता है वापस, या फिर इट कैन बी मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म द बाइकार्बोनेट विच इज एन अल्कली. सो दिस विल एक्ट एज एन एक्सलेंट बफर. तो जब बॉडी फ्लूइड डिस्टर्बेंस यानी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ साथ आप pH डिस्टर्बेंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, सस्पेक्ट कर रहे हो, उस वक्त आप दोगे रिंगर्स लैक्टेट. ऐसे याद रखना, पॉइंट नंबर 1. और दूसरा, कुछ कंडीशन है जिसमें आपको बहुत एग्रेसिव फ्लूइड रिससिटेशन करना पड़ता है, जैसे कि बर्न्स या ट्रॉमेटिक कंडीशंस, एक्यूट सीवियर ब्लड लॉस. इन कंडीशंस में आपको बहुत एग्रेसिवली फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है, वहां पे आप देते हो रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन. ओके, तो ये है.
और बाकी कब आप उसको अवॉइड करोगे, लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़, लैक्टिक एसिडोसिस, इन कंडीशंस में आप रिंगर लैक्टेट अवॉइड करोगे और फिर आप डीएनएस प्रिफर करोगे उस वक्त। तो ये था इन समरी कौन कौन से टाइप के फ्लूइड्स होते हैं और कौन से कंडीशंस में कौन सा फ्लूइड प्रिफर किया जाता है।